नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की जो बल, गति और गति के नियम, इन सब की जो क्लास है वो एक साथ में ली जाएगी। फिजिक्स का चैप्टर है, थोड़ा आपको हार्ड लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इसमें शामिल है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपने इसके जो फॉर्मूलेज याद कर लिए या फिर इनकी परिभाषाएं याद कर ली तो बहुत आसान है और आपके लेवल में बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि कोई लेवल 2 विज्ञान की भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सब लोग इसको देखिएगा, ढंग से देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो बिना समय गवाए अपन चलते हैं। अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर शुरू हो रहा है गति से। गति क्या चीज़ होती है? गति का मतलब ये चीज़ होता है कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु का स्थिति में परिवर्तन। माना कि ये कोई वस्तु है और ये कोई दूसरी वस्तु है, समय के साथ यदि अपनी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है इट मीन्स ये गति है। लेकिन एक चीज आप समझिएगा कि गति हमेशा सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब किसी दूसरी वस्तु की तुलना में की जाएगी, मतलब दूसरी वस्तु के सापेक्ष ली जाएगी। यदि दूसरी वस्तु की तुलना में नहीं है और ये गति कर रही है तो गति नहीं मानी जाएगी। एक चीज सोचिएगा, बस में कोई सवारी है, बस में सवारी चल रही है, अब वो सवारी भी गति कर रही है और बस भी गति कर रही है, दोनों चीजें गति कर रही है। इट मीन्स सवारी की तुलना में या सापेक्ष में वो बस स्थिर है तो वो गतिमान नहीं मानी जाएगी। तो गति किसे कहेंगे? स्पष्ट शब्दों में बात कहूं तो होगा कि समय बदलने के साथ वस्तु की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो क्या है? गति है। तो पहली चीज साहब, गति क्या है? गति सीधी सी बात है मोशन। मोशन का मतलब होता है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन हो रही कोई वस्तु, माना कि कोई वस्तु है यहां पर रखी हुई है और थोड़ी देर बाद में t समय बाद ये वस्तु यहां पर पहुंच गई, यानी पहले a बिंदु पर थी अब b बिंदु पर पहुंच गई, तो ये क्या है? गति है। तो दो चीजों समझिएगा कि कोई वस्तु है वो गतिमान कब होगी और कोई वस्तु है वो स्थिर कब होगी। गतिमान कब होगी? माना कि कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और ये कोई बस जा रही है यहां से। इस व्यक्ति की सापेक्ष एक बस क्या कर रही है? गति कर रही है। यानी बस पहले यहां थी अब बस यहां हो गई, तो जो व्यक्ति खड़ा है उसकी तुलना में ये बस क्या कर रही है? गति कर रही है। स्थिर वस्तु कैसे? जैसे कोई बस में कोई व्यक्ति बैठा, ये कोई बस है, इस बस में कोई व्यक्ति बैठा है, अब ये बस भी चल रही है और व्यक्ति इसमें बैठा है, यानी बस के साथ साथ ये भी गतिमान है। तो इस व्यक्ति की तुलना में ये बस क्या है? स्थिर है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भी उसके साथ साथ गति कर रहा है। इट मीन्स वो स्थिर वस्तु है। तो मोटे मोटे तौर पर एक चीज समझ में आए कि गति क्या होती है साहब? सापेक्ष होती है। गति क्या होती है? सापेक्ष होती है। किसी दूसरी वस्तु की तुलना में ली जाएगी, इसलिए गति सापेक्ष होती है। आगे देखिए, यदि गति के अपन प्रकार बांटे साहब, गति क्या चीजें होती, कितने प्रकार से बांटे अपन, तो विमा के आधार पर बांट सकते हैं 3 प्रकार की। किसके आधार पर? विमा के आधार पर। पहली होती एक विमीय गति, एक विमीय गति। दूसरी होती द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। और तीसरी गति में बांटूं तो उसे अपन कह सकते हैं त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक विमीय गति तो सीधी सट इसका अपन कह सकते हैं कि एक विमा में गति करे। माना कि कोई, मैं एक मापक लूं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। यदि कोई वस्तु किसी एक अक्ष की ओर गति कर रही है, मतलब कोई भी x हो सकता है, y x हो सकता है, x x हो सकता है या z x होगा। यदि किसी, माना कि कोई x है, ये y x है और कोई कण है, कोई वस्तु है, केवल इस अक्ष की ओर ही गति कर रही है, तो यहां पर क्या होगा? वस्तु क्या होगी? एक अक्ष की दिशा में ही गति करे या फिर एक अक्ष में ही क्या करे? गति करे। वो x हो सकता है, y हो सकता है या z हो सकता है। यानी सीधी सट बात है कि ये क्या होती है? सरल रेखीय गति होती है। तो सरल रेखीय गति किस प्रकार की गति होती साहब? एक विमीय गति होती है। इनके एग्जाम्पल सुनो।
मशीन चलाते हैं, जब सिलाई वाली मशीन, तो उसमें जो सुई होती ना, टक 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 ऐसे चलती, तो उसकी दिशा क्या है, एक समान है। एक एक्स के, मतलब चाहे एक्स एक्स हो, चाहे वाई एक्स हो, चाहे जेड एक्स हो, उस एक अक्ष की सापेक्ष क्या करती है, गति करती है। कोई बॉल थी, उस बॉल को ऊपर फेंका, फिर ऊपर से वापस नीचे आई, तो एक अक्ष में क्या की, उसने गति की। किस प्रकार की है वो साहब, एक विमीय गति है। सीधी सड़क पर है, सीधी सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, बिल्कुल एक दिशा में गति कर रही है, एक अक्ष में गति कर रही है, एक अक्षीय गति, एक विमीय गति। तो इसके एग्जाम्पल, पहली चीज जो मशीन की सुई हो गई, या फिर सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी, सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी, या फिर अपन कह सकते हैं ऊपर या नीचे फेंकी गई गेंद। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हो गए, एक विमीय गति के एग्जाम्पल हो गए। अब अपन बात करते हैं द्विविमीय गति। पहली चीज थी कि ये एक अक्ष के दिशा में ही गति करेगी। ये क्या करेगी, एक अक्ष पर गति करेगी, एक अक्ष पर, ये अक्ष में, ये अक्ष पर। माना कि कोई ये एक्स अक्ष है, इस यहां पर ए बिंदु पर कोई वस्तु थी, इसको आपने फेंका और ये बी बिंदु पर पहुंची, यानी ये किस प्रकार की गति है साहब, प्रक्षेपीय गति है। प्रक्षेपीय गति किस प्रकार की गति है, द्विविमीय गति, प्रक्षेपीय गति है। तो ए स्थान पर कोई वस्तु थी, उसको आपने फेंका, पहले ऊपर गई, फिर ऐसे करके नीर स्थान पर पहुंच गई, बी स्थान पर पहुंच गई, तो ये गति किस प्रकार की, प्रक्षेपीय गति है। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, माना कि कोई मोड़ है और उस मोड़ पर, ये कोई मोड़ है, इस मोड़ पर कोई गाड़ी चल रही है, इसका मतलब कैसी है, द्विविमीय गति है। तो मोड़ पर गाड़ी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो ये बीच में सूर्य है, ये पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब इस प्रकार की गति दर्शा रही है। तो ये भी क्या है, ग्रहों की गति, द्विविमीय गति। तो ग्रहों की गति, ये सब क्या है, द्विविमीय गति है। एक और सुनिएगा, माना कि एक धागा लो, उस धागे के पत्थर बांध दो और उसको घुमाओ ऐसे, तो क्या होगा, एक निश्चित प्रक्षेपीय गति दर्शाता है, वो क्या है, द्विविमीय गति। यहां अपन बात करते हैं त्रिविमीय गति, मतलब होती कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गति करे, स्वतंत्र रूप से क्या करे, गति करे। स्वतंत्र रूप से का मतलब होता है आकाश में कोई पतंग उड़ रही है, पतंग किसी भी दिशा में घूम सकती है। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी किसी भी दिशा में जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आकाश में पक्षी, या फिर कह सकते हैं आकाश में पतंग, ब्रह्मांड में कोई कण की गति, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, त्रिविमीय गति के हो गए। तो गति, वापस सुनो, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति सापेक्ष होती है। गति मुख्य तौर से तीन प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक अक्ष में गति करे, एक अक्ष पर गति करे और स्वतंत्र रूप से गति करे। एक अक्ष में गति कर रही, इसका मतलब चाहे एक्स अक्ष में हो, चाहे वाई एक्स में हो, चाहे जेड एक्स में हो, मशीन की सुई, सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी, और कोई बॉल ऊपर फेंकी सीधा नीचे आती हुई, इसमें द्विविमीय में प्रक्षेपीय गति होगी। तो मोटर पर गाड़ी, कोई मिसाइल भी चला रहे हो, द्विविमीय गति चलेगी। और ग्रहों की गति, फिर त्रिविमीय गति, हाँ मौत का कुआं भी ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल है। मौत के कुएं में इस प्रकार गोल गोल गाड़ी घूमती है, द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति स्वतंत्र रूप से गति करे, पक्षी उड़ रहा है आकाश में, पतंग उड़ रही है, और ब्रह्मांड में किसी कण की गति। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो देखो परिभाषा वापस देखो एक बार, समय बदलने के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे बस की गति करना। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, गतिशील अवस्था, जब वस्तु स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, उस अवस्था को बोलते हैं कि साहब, जैसे माना कि सीधी कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई बस चल रही है, तो पहले यहां पर थी, अब यहां पहुंच गई, इसका मतलब इस व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, इस बस की गति हो रही है, तो वो तो गतिशील अवस्था है। फिर है विराम अवस्था, मतलब सीधी सी बात है, इस बस में कोई व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति की तुलना में ये बस क्या है, स्थिर है। तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। गति या वेग हमेशा ध्यान रखना सापेक्ष राशि होती है, इंपॉर्टेंट चीज है। गति और वेग दोनों सापेक्ष राशि होती है। जैसे बस में यात्री, तो बस में कोई यात्री है, वो कैसा है, विराम अवस्था में रहेगा, ठीक है।
फिर आगे देखिए, गतियां कितने प्रकार की बताई मैंने आपको, 3 प्रकार की। तो इन तीनों को वापस देख लो, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। कण के अक्ष के अनुदिश गति करे, यानी कण की गति सरल रेखीय होगी, चाहे एक्स एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड एक्स में हो सकती है। तो प्रकाश की गति ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंकी या नीचे आती हुई कोई गेंद हो सकती है। सिलाई मशीन की सुई की गति और सीधा सड़क पर चलता हुआ वाहन की गति, ये किसी गति है, एक विमीय गति है। द्विविमीय गति कौन सी होती है? जब कण एक तल में गति एक्स या वाई तल में, माना कि कोई कण है, ये यहां से शुरू होते हुए यहां पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या है, एक एक्स में गति कर रहा है। उदाहरण प्रक्षेप्य गति, मोड़ पर कोई वाहन चल रहा है, माना कि कोई ये मोड़ है, यहां पर कोई वाहन चल रहा है, तो क्या है, द्विविमीय। सांप चल रहा है, उसकी भी द्विविमीय। कण की कोई वर्ताकार गति, कोई वर्त है, उस वर्ताकार गति में कोई कण चल रहा है, इसका मतलब वो भी कैसा है, द्विविमीय है। ग्रह उपग्रह की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह चलते हैं, तो ये भी कैसी गति, द्विविमीय गति है। सर्कस में मौत का कुआं जो होता है, वो भी द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। त्रिविमीय गति, जब कण वाई, मतलब सीधी सी बात है, स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करे, तो पानी में मछली किसी भी दिशा में तैर सकती है, आकाश में पतंग और आकाश में पक्षी, ये तीनों किस प्रकार के एग्जाम्पल है साहब, तो ध्यान रखना त्रिविमीय गति के एग्जाम्पल है। फिर देखो दूरी किसे कहते हैं। माना कि कोई वस्तु है ए, ये यहां से चलते 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 बी स्थान तक पहुंच गई। ये जो पथ है, ये जो इसने पथ या रास्ता तय किया, ये कहलाएगी दूरी। क्या कहलाएगी, दूरी। तो ध्यान रखना, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी जितना इसने पथ तय किया है, ये उसकी क्या है, दूरी है। और दूरी कैसी होती, ध्यान रखिएगा, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है साहब, अदिश राशि होती है। तो मैं एक आपको चीज बता देता हूं, यदि एग्जाम में कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, निम्न में से अदिश राशियां कौन सी है, तो एक टिक ध्यान रखो। अदिश राशि का मतलब ऐसी राशि जिसकी कोई विशेष दिशा आप नहीं बता सकते हो, तो होती अदिश राशि। तो अदिश राशियां कौन सी, तो आप ट्रिक ध्यान रखो, उस आर्द्रता की चाबी दो। उस आर्द्रता की चाबी दो। ऊर्जा, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं, समय, आयतन, द्रव्यमान, दूरी, तापमान, ता का मतलब तापमान, कार्य, चाल, विद्युत धारा। विद्युत धारा ध्यान रखना, आपको लगता होगा सदिश राशि है, सदिश राशि नहीं होती है, विद्युत धारा अदिश राशि होती है। और फिर होता है दाब, ये सब कैसी होती है साहब, सब की सब अदिश राशियां हैं। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, उस आर्द्रता की चाबी दो। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, दूरी, तापमान, कार्य, चाल, दाब, विद्युत धारा, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। तो जो दूरी भी होती है वो किस प्रकार की है साहब, अदिश राशि है। और दूरी का मात्रक क्या, कितने मीटर चला, कितने किलोमीटर चला। तो देखो यदि एमकेएस की बात करेंगे, तो एमकेएस में तो क्या होगा, दूसरी होती है, देखो मात्रक पद्धतियां दो प्रकार की, एक एमकेएस और दूसरा सीजीएस। एमकेएस में तो क्या होगा साहब, कितनी दूरी चला साहब, किलोमीटर। और सीजीएस में कितना हो, कितनी सेंटीमीटर दूरी चला। किलोमीटर ले लो या मीटर ले लो, तो इसमें मीटर। तो एमकेएस में तो क्या होगी, मीटर, और सेंटीमीटर किसमें होगी, सीजीएस में। ओडोमीटर, आप जो गाड़ियों के ऊपर जो लगता है कि साहब इतने किलोमीटर गाड़ी चली है, उसे बोलते हैं ओडोमीटर। तो गाड़ियों की दूरी मापक जो यंत्र होता है वो होता है ओडोमीटर। कौन सा होता है, ओडोमीटर। फिर आएगा विस्थापन। क्या आएगा, विस्थापन। देखिए इसको भी आप बड़े अच्छे से समझो। देखो कोई वस्तु थी ए, यहां से चलती 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 बी स्थान तक पहुंच गई। अब जो ये पथ तय किया है वो तो क्या है साहब, दूरी, डिस्टेंस। लेकिन ये ए बिंदु से बी बिंदु की जो दूरी है, यानी कुल मिला के इसने केवल इतनी ही दूरी तय की है, वास्तविक दूरी केवल इसने इतनी ही तय की है, ये विस्थापन है। मतलब आप सीधी सी बात है, यहां आपने एक पथ तय किया है, लेकिन वास्तव में ए से कितनी दूरी तय की आपने, वो क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन क्या होता है, पथ की न्यूनतम लंबाई, यानी इस पथ की न्यूनतम लंबाई कितनी है। अधिकतम लंबाई तो कौन सी, दूरी हो गई, यहां से आपने तय की है, लेकिन न्यूनतम जो है यह क्या है, विस्थापन है। तो किसी भी पथ की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन। माना कि कोई ए बिंदु पर कोई वस्तु है, यहां से चलती 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 यहां पहुंच गई, तो ये जो पथ तय किया वो तो साफ दूरी है, लेकिन वास्तव में ये ए बिंदु से बी बिंदु तक ही पहुंची है, ये क्या है, विस्थापन है।
तो न्यूनतम पथ की लंबाई क्या है? विस्थापन है। अब चीज समझो, यदि दूरी में दिशा मिल जाए, क्यों? क्योंकि दिशा की बात हो गई, तो दूरी में दिशा मिल जाए तो विस्थापन, अन्यथा दूरी है वो। तो पथ की न्यूनतम लंबाई यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के मध्य की विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान होता है। मात्रक वही मीटर और सेंटीमीटर, यह सरल रेखीय होता है। अब कुछ चीज समझो, एग्जाम में ऐसा आ सकता है, निम्न में से सही कथन चुनिए। सभी दूरियां विस्थापन नहीं होती, सीधी सी बात है, क्योंकि कई बार जैसे माना कि ये एक ए बिंदु है और बी बिंदु तक पहुंचा। अब यहां समझो आप, देखो, अब देखो दूरी कितनी है? यही दूरी है। दूरी कितनी? वही दूरी। और विस्थापन भी कितना? वही विस्थापन है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ए से बी बिंदु तक इस प्रकार से पहुंचती है, ए से बी तक यहां से पहुंची, इसका मतलब दूरी तो क्या है? ये है, लेकिन विस्थापन क्या है? ये सीधा है। न्यूनतम पथ की लंबाई प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, तो ये हो गया विस्थापन। तो मेरा पहला ये बात है कि सभी दूरियां विस्थापन नहीं होती, क्योंकि दूरी ये हो सकती है लेकिन विस्थापन ऐसा हो सकता है, तो सभी दूरियां विस्थापन नहीं होती। तो सभी दूरियां विस्थापन नहीं होती, लेकिन विस्थापन दूरी होता है। देखो, लेकिन जो विस्थापन होता है ना, ये दूरी मान सकते हैं अपन, मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचो, यदि ए से बी तक पहुंचा है तो यही विस्थापन हो सकता है और यही क्या हो सकती है? दूरी हो सकती है। ठीक है, विस्थापन दूरी होती है, परंतु सभी दूरियां विस्थापन हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सभी दूरियां विस्थापन हो ये जरूरी नहीं है। तो तीनों बातें ध्यान रखना। क्या? सभी दूरियां विस्थापन नहीं होती, सभी दूरियां विस्थापन नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, विस्थापन दूरी होती है। तीसरा, विस्थापन दूरी होती है परंतु सभी दूरियां विस्थापन हो ये जरूरी नहीं है। अब एक चीज समझो, देखो, दूरी ज्यादा हो सकती है विस्थापन से, हो सकती है, ऑब्वियसली बात है। दूरी विस्थापन से ज्यादा हो सकती है लेकिन बराबर भी हो सकती है, पहली चीज ये सुनो। दूसरी चीज हो सकता है कि जब दूरी में आप विस्थापन का भाग दोगे तो क्या होगा? ये एक है, एक के बराबर भी हो सकती है लेकिन दूरी एक से ज्यादा भी हो सकती है। फिर आ सकता है यदि विस्थापन में आप दूरी का भाग दो तो ये हमेशा एक से कम ही होगी या बराबर होगी। यदि विस्थापन में आप दूरी का भाग दे दो तो या तो एक से कम होगी या एक के बराबर होगी। नहीं समझे? इसी बात का यही है कि दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो सकती है या विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि दूरी ज्यादा है और विस्थापन कम है, दूरी ज्यादा है विस्थापन कम है, तो भाग लगने पर एक से क्या होगा? ज्यादा ही आंसर आएगा। लेकिन बराबर भी आ सकता है, क्योंकि दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, तो बराबर एक आ सकता है। फिर मैंने कहा कि विस्थापन में दूरी का भाग दोगे तो दूरी विस्थापन बराबर हो सकता है, तो बराबर का बात हो सकती है। लेकिन जब विस्थापन कम हो और दूरी ज्यादा हो जाए तो एक से भी मान क्या हो सकता है? कम आ सकता है। ठीक है, तो ये बात मैंने बताई। अब एक प्रश्न देता हूं मैं आपको। ये कोई वर्ताकार पथ है, इस पथ में ए बिंदु से वापस कोई कण अपनी दूरी तय करके वापस ए बिंदु तक पहुंचता है। यानी यहां से कोई कण चलता 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 वापस ए बिंदु तक पहुंचता है। तो आपको ज्ञात करना है कि दूरी कितनी तय की और विस्थापन कितना तय किया। कण ए बिंदु से रवाना हुआ, वापस ए बिंदु तक पहुंचा, तो दूरी कितनी तय की और विस्थापन कितना तय किया। प्रश्न ऐसे आएगा, एक वर्ताकार पथ पर कोई कण ए बिंदु से वापस ए बिंदु तक आता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, उसके द्वारा तय की गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। यहां ए बिंदु से बी बिंदु पर तय की, ये क्या है? वृत्त है। यानी ये क्या क्या है? परिधि है वृत्त की। तो इसके द्वारा दूरी कितनी तय की गई? जितनी परिधि होगी, क्योंकि जितनी परिधि होगी उतनी तो क्या करेगा? दूरी तय करेगा। जितनी परिधि होगी उतनी दूरी तय करेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो इसके द्वारा दूरी तय की कितनी? 2 पाई r। इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 2 पाई r। अब दूसरी चीज एक साहब, विस्थापन कितना हुआ? तो देखो, a से ही शुरू हुआ, वापस a तक आ गया, यानी जैसे पहले था अंत में भी वही है। तो विस्थापन कितना हो गया? 0। विस्थापन कितना हो गया? 0। विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो यह प्रश्न इस प्रकार से था
कि कोई वर्ताकार पथ पर कोई ए बिंदु से वापस ए बिंदु तक पहुंचता है तो उसके तरफ दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना, दूरी विस्थापन तो हो गया 0, दूरी होगी 2πr। अब देखो, अब अपन बात करेंगे चाल किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं। ये पढ़ना जरूरी है। आपको लगता होगा कि गति में इसका क्या काम है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि चाल किसे कहते हैं, या औसत चाल ज्ञात कीजिए, या औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो चाल किसे कहते हैं, तो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल कैसी है साहब, मैंने आपको बता चुका हूं, चाल अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, सेकंड, समय का क्या है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। तो देखो एकांक समय में कण द्वारा तय की गई दूरी, एक समय में, माना कि एक निश्चित समय ले लो, उस समय में कितनी दूरी तय करता है कोई कण, एक बस है, वो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, वो चाल है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल है। एक बस 5 मिनट में 10 किलोमीटर चलती है, तो उसकी क्या हो जाएगी चाल, कितनी दूरी, 10 किलोमीटर, समय कितना लगा रहा है, 5 मिनट, 10/5, तो 2 क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति मिनट, वो क्या होगी, उसकी चाल होगी। तो एकांक समय में कण द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती, चाल अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब वेग किसे कहते हैं, जब चाल में दिशा मिल जाए, जब चाल में दिशा मिल जाए वेग कहलाएगा। मतलब सीधी सट बात अपन कहें, सीधे शब्दों में कहें तो विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन में दिशा थी, दूरी में दिशा नहीं थी, तो वेग किसे कहेंगे, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाएगा। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। यानी चाल के साथ जब दिशा मिल जाए, इसका मतलब ये सदिश राशि है, वेग सापेक्ष राशि है, तो वेग सदिश राशि है। एकांक समय में कण द्वारा तय किया गया विस्थापन कण का वेग कहलाता है, और मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, दोनों का ही मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो न्यूमेरिकल प्रश्न करते हैं थोड़ा सा, उससे पहले कुछ चीजें समझो। कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि औसत चाल ज्ञात करो, औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल क्या होता है, देखो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। अब औसत क्या होगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। या फिर कह सकते हैं v एवरेज बराबर, माना कि कोई दो दूरियां हैं S1 और S2, और कोई दो समय है T1 प्लस T2, तो ये क्या हो गया, v एवरेज हो गया। तो औसत चाल क्या हो गई, v एवरेज बराबर S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2, या फिर कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, या फिर v एवरेज बराबर S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2। इसका न्यूमेरिकल करते हैं अपन। उससे पहले कुछ और चीजें भी देख लो आप। क्या देखना है वो समझो आप। यदि एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है कि दूरी समान हो, दूरी क्या हो, समान हो, जैसे कोई यहां पर से वस्तु रवाना हुई, v1 चाल से इतना चली और v2 चाल से इतना चली, तो क्या होगा, उसकी औसत चाल कितनी होगी, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। और यदि क्या होगा, समान समय हो, माना कि एक चीज समझो, एक बच्चा है छोटा सा, सुबह स्कूल जाता है, एक फिक्स चाल से जाता है, वापस आता है एक फिक्स चाल से आता है, दोनों में क्या है, दूरी समान है लेकिन चाल अलग अलग, क्योंकि सुबह सुबह तेज तरह जाएगा लेकिन वापस आते वक्त क्या होगा, बिल्कुल आराम से आएगा। तो इसमें दूरी समान है, चाल अलग अलग है, तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में इतना चला और दूसरी अवस्था में इतना चला। माना कि कोई बस चली, पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चली और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चली, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा, v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 बटा 2। क्यों, क्योंकि इसमें समय क्या होगा,
समान होगा, क्योंकि 5 मिनट पहले 5 मिनट में इतनी चली, दूसरे 5 मिनट में इतनी चली, तो इसमें समय क्या है, समान है साहब, लेकिन दूरी में फर्क है, तो चाल में फर्क है। तो देखो औसत चाल यदि कण समान दूरी हो, v1 चाल से आधी चले और v2 चाल से आधी चले, तो क्या होगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 लगेगा। लेकिन यदि समय समान हो जाए तो ये लगेगा। आप एक बार इसके एग्जाम्पल देख लो। प्रश्न है आपके सामने, एक कण 100 मीटर दूरी में 100 मीटर दूरी 5 सेकंड, ये कोई कण है ए, पहली जो 100 मीटर दूरी तय कर रहा है ये 5 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। अगली 100 मीटर की दूरी, अगली जो 100 मीटर की, यहां बी बिंदु से पहुंचा और अगली 100 मीटर की वो दूरी है वो 15 सेकंड में तय कर रहा है और यहां पर पहुंच गया। अब आपसे पूछा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है साहब, कुल दूरी बटा कुल समय। ये क्या है, औसत चाल है। अब बताओ कुल दूरी कितनी है, तो S1 प्लस S2 यानी V एवरेज बराबर S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2। लेवल 1 वालों आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न ऐसे बनेंगे फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, आप तो नॉर्मल तौर से औसत ज्ञात करना सीखो, कुल दूरी बटा कुल समय। अब S1 कितनी है साहब, तो S1 है साहब, S1 का मतलब पहले कितनी दूरी तय की, पहले टाइम में साहब तय की 100 मीटर, दूसरे में भी 100 मीटर तय की, तो दूसरे में भी 100 मीटर तय की। पहले में समय लगाया 5 सेकंड और दूसरे में भी समय लगाया 15 सेकंड, तो कितनी हो गई 200 बटा 20, कितनी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया, V एवरेज S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2, पहले कितनी थी 100 मीटर, फिर दूसरे में भी 100 मीटर तय की, लेकिन समय कितना लगा, पहले में 5 सेकंड, दूसरे में भी 15 सेकंड, तो फिर क्या होगा 200 बटा 20 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तो क्या था, सामान्य तौर से अपन औसत चाल ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन जब आपके पास दूरी समान हो जाए तो क्या करोगे। छात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता, ये घर है, ये स्कूल है, लेकिन वापस कैसे आता है, वापस यहां 20 नहीं यहां 30 है साहब। तो वापस क्या आता है, जब स्कूल छुट्टी होगी तो वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा से घर आता है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो 20 से जाता है 30 से आता है, लेकिन दूरी क्या है, समान है। ऐसे में फॉर्मूला क्या लगेगा, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। तो क्या होगा, 2v1 कितनी है साहब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, v2 कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी v1 कितनी है 20 प्लस 30। तो क्या हो गया 6 दूनी 12 यानी 1200 बटा 50, कितना हो गया 24 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं समझ में आया, इतना सुनो, जब दूरी समान हो समय अलग अलग हो, यानी स्कूल से घर जा रहा है दूरी समान है, घर से स्कूल जा रहा है दूरी समान है, लेकिन पहले में कितना चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे में कितना चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा, उस समय औसत चाल कैसे ज्ञात करोगे, तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, तो उस समय यह सूत्र लगेगा। अब दूसरा देखो और प्रश्न, जब समय समान हो, एक बस है वो A बिंदु से रवाना होकर B बिंदु तक पहुंचती है, तो जो प्रथम 30 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा चली, कितना पहले 30 सेकंड में या फिर पहले 30 मिनट में, दूसरे 30 मिनट में क्या होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। अब समय दोनों में क्या है, समान है, लेकिन दूरी जो तय कर रहे हैं वो अलग अलग है, चाल उनकी क्या है अलग अलग है। इनमें चाल 20 किलोमीटर है जबकि इसमें चाल 40 किलोमीटर है, चाल अलग अलग है। तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तब साहब फिक्स है v1 प्लस v2 बटा 2। तो v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 बटा 2। तो v1 कितनी है साहब 20, v2 कितनी है साहब 40, क्योंकि समय यहां समान है तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बटा 2, तो 60 बटा 2 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर है साहब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना, औसत चाल का जब भी प्रश्न आ जाए आपके
यदि आपसे पूछे औसत चाल का फॉर्मूला तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय। और यदि आपसे पूछ ले जब समय समान हो तो क्या लगेगा, जब समय समान हो तो फॉर्मूला लगेगा क्या, v1 प्लस v2 बटा 2। जब दूरी समान हो तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा, इससे आपकी जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। तो पहला था गति वाला पोर्शन। अब गति में कुछ और चीजें भी देखो। त्वरण किसे कहते हैं, माना कि कोई बॉल ऊपर फेंकी आपने, अब क्या होगा, बॉल जैसे नीचे आएगी ना, अचानक उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन एकांक समय में कितना हुआ वो क्या कहलाता है, त्वरण। त्वरण को ए से एसिलेशन या फिर ए से रिप्रेजेंटेट करते हैं, डेल्टा वी यानी कितना वेग में परिवर्तन हुआ बटा समय, या फिर चेंजेस इन v बटा t यानी समय, a बराबर vc बटा t। अब बताओ वेग का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, जबकि जब समय का भी होता है सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स या माइनस में 2। तो ये उसका क्या हो गया, मात्रक। तो त्वरण क्या, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन vc बटा t। आप तो इतना ध्यान रखो, त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन, एकांक समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं, तो अंतिम वेग कितना था माइनस प्रारंभिक वेग कितना था, ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसी है, सदिश राशि, क्योंकि एक विशेष दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ऋणात्मक त्वरण होता है वो मंदन होता है, मैं बताऊंगा अभी ऋणात्मक त्वरण भी। ए बराबर यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। तो v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग बटा t। नियत वेग में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। मतलब एक कोई बस है फिक्स चाल से चल रही है, बिल्कुल ना तो रेस ज्यादा है ना कम कर रही है, तो वेग में परिवर्तन होगा नहीं, उसमें त्वरण क्या होगा, शून्य। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि एक बस निश्चित चाल से निश्चित वेग से चल रही है, तो उसमें त्वरण कितना होगा, तो त्वरण वेग में परिवर्तन से होता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब त्वरण होगा शून्य। आगे देखो, औसत त्वरण, तो सीधी सी बात है अंतिम, ये वापस वही फॉर्मूला है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। एक राहुल साइकिल चलाना शुरू करता है, एक राहुल है वो साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेता है। तो पहले 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड को वेग को प्राप्त कर ले, मान लो कि वो साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में ही 6 मीटर प्रति सेकंड चलाना शुरू कर देता है। और फिर देखो साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर, अब 5 सेकंड वो कम करते करते 4 मीटर प्रति सेकंड कर जाता है, तो प्रारंभिक व अंतिम त्वरण कितना होगा। तो बताओ प्रारंभिक त्वरण और अंतिम त्वरण कितना होगा। तो सीधी सी बात है, यहां देखो त्वरण कितना होता है, त्वरण का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय या फिर t। अब मुझे बताओ अंतिम वेग कितना है साहब। अब आपसे पूछा है क्या, प्रारंभिक त्वरण पूछा है। अब अपन पहले ज्ञात करें प्रारंभिक त्वरण, इन प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में कितना चल रहा है साहब, 6 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि पहले तो जीरो था, जैसे ही वो साइकिल रवाना करता है ना तो उस समय जीरो था, तो प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य। लेकिन अंतिम वेग कितना है, 6। तो अंतिम वेग कितना है साहब, 6, प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य, और समय कितना लगा रहा उस समय 30 सेकंड, तो हो गया 30। 6 माइनस 0 बराबर 6 बटा 30, यानी कितना होगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये प्रारंभिक त्वरण हो गया। अब दूसरे का पूछेगा आपको कि अंतिम वेग कितना है, सॉरी अंतिम त्वरण कितना है। तो देखो अंतिम में इसका वेग कितना है साहब, 4 मीटर प्रति सेकंड। टी कितना लगा रहा है साहब, 5 सेकंड। लेकिन इस समय ध्यान रखना, इस समय जो प्रारंभिक वेग है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या होगा, अंतिम वेग कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर समय कितना लगा रहा है 5, 4 में से 6 गए -2 बटा 5, कितना आ गया
-4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यदि आप 5 2 का भाग जाएगा नहीं तो 20 कर लो, तो 0.4 मीटर प्रति सेकंड, 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूटन ने गति के समीकरण दिए 3, तो गति के समीकरण ध्यान रखना, गति के समीकरण 3। पहला कौन सा, देखो लेवल 1 के लिए तो बहुत हाई हो रहा है, पर मैं चाहता हूं कोई प्रश्न छूटे नहीं, तो एक बार मोटे मोटे तौर से मैं फिर से बता दूं क्या क्या याद करना है। पहला, गति कितने प्रकार की, तो एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कितनी विमीय, एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है, त्रिविमीय गति है। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं औसत चाल ज्ञात करो। तीसरा आप पूछ सकते हैं त्वरण किसे कहते हैं। चौथा आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूटन के गति के समीकरण में पहला समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है और तीसरा समीकरण क्या है। तो पहले में ध्यान रखना है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v का मतलब क्या हो गया, v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब हो गया आरंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण और t का मतलब समय। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये हो गया अंतिम वेग, ये हो गया प्रारंभिक वेग, a का हो गया त्वरण और t हो गया समय। फिर दूसरा समीकरण कौन सा है, तो दूसरा भी देखो, दूसरे में ध्यान रखना s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो पहले में तो वेग ज्ञात करने का, दूसरे में है दूरी ज्ञात करने का। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मतलब प्रारंभिक वेग, t का मतलब समय, a का मतलब त्वरण और t का मतलब समय, समय का भी स्क्वायर। तो ये दूसरी समीकरण हो गई, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का पहला समीकरण आपको देखना है, पहले समीकरण में ध्यान रखना v ज्ञात करना है तो u प्लस ए टी। दूसरे समीकरण में ध्यान रखना s यानी डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरे समीकरण में क्या ध्यान रखना है, तीसरे समीकरण में आपको ज्ञात करना होता है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या होते हैं गति के तीनों समीकरण। थोड़े बहुत आपको याद रखना क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसा सकता है इसमें, तो तीनों ध्यान रखना। पहले में v बराबर u प्लस ए टी, दूसरे में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा ध्यान रखना v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो गतियां कितने प्रकार की होती है, एक आवर्त गति, दूसरा दोलन गति, तीसरा वृत्ताकार गति, चौथा घूर्णन गति और पांचवा कंपन गति। पहला क्या है, आवर्त गति। देखो माना कि कोई यहां केंद्र बिंदु, उसके चारों ओर वृत्त है, यदि कोई वस्तु यहां से रवाना होने के बाद वापस यहीं आ रही है, इसका मतलब निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहरा रही है। निश्चित समय बाद कोई वस्तु अपने पथ को दोहराती हो, आवर्त गति कहलाती है। दूसरा है दोलन गति। जैसे अब इसका एग्जाम्पल क्या, कोई सूर्य के चारों ओर ग्रह चल रहा है तो निश्चित समय बाद वो वापस चलेगा वहां से। पत्थर है, किसी रस्सी से बांध दिया, उसको घुमा रहे हो, तो निश्चित समय बाद वो पत्थर भी क्या होगा, एक आवर्त गति करेगा। दूसरा दोलन गति, ये कोई चीज यहां है और यहां से आपने किसी चीज को बांध दिया, ये स्थिति माध्य है, अब इसको क्या यहां से खींचा आपने और वापस छोड़ दिया, तो इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगी, कोई वस्तु गति करती है, उसे बोलते हैं दोलन गति। फिर वर्ताकार गति, कोई ऐसी वस्तु है या कोई कण है किसी वर्ताकार पथ में गति कर रही हो तो वर्ताकार गति। फिर है घूर्णन गति, कोई वस्तु है अपने अक्ष पर स्थिर है और अपने अक्ष पर ही घूम रही है, घूर्णन कर रही है, लट्टू घूमता है, पृथ्वी घूमती है, घूर्णन गति है। फिर है कंपन गति, कई बार क्या होता है धागा को पकड़ो टाइट और उसको आप ऐसे करके छोड़ दो तो क्या होगा, उसमें अधिक ऊर्जा के कारण कंपन होना शुरू होता है। कहते हैं ना इसके पास अभी अभी तो पैसे आए, देखो पैसे कितना दिखावा कर रहा है, पैसा ऊर्जा है और उस ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो कंपन गति किसे कहते हैं, ऊर्जा के कारण किसी वस्तु में क्या उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं। तो किसी तने हुए धागे को खींचना, सितार का बजना,
तो ये सब क्या है, कंपन गति का एग्जाम्पल है। तो पहला देखो आप, आवर्त गति, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पश्चात अपने पथ को दोहराए, यानी कण की वर्ताकार पथ में गति, ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चलता है तो वर्ताकार पथ में, यानी आवर्त गति है। घड़ी का पेंडुलम, देखो घड़ी चलती है तो घड़ी का जो ये पेंडुलम है निश्चित समय बाद वापस रोटेट करता है। तो ये चारों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आवर्त गति के। दोलन गति, फिर से ध्यान रखना, दोलन गति, इसमें फर्क है। दोलन गति का तो मतलब होता है किसी वस्तु को आपने लटका दिया, अब ये वस्तु निश्चित समय यानी इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करे, वापस ऐसे 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 ऐसे। झूला झूल रही है कोई लड़की, झूला झूलने में झूला ऐसे गया फिर वापस आया, ऐसे गया फिर वापस आया, देखो ऐसी गति है साहब, दोलन गति। कण या वस्तु माध्य स्थिति के इधर या उधर निश्चित अंतराल पश्चात पथ को दोहराता है तो कैसी गति है साहब, दोलन गति है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब देखो ये कोई वस्तु है और यहां से बांधी हुई है, ये माध्य स्थिति है, यहां पर पहुंची तो चरम स्थिति, वापस यहां पर चरम स्थिति। अब देखो जब कोई माध्य अवस्था में वस्तु होगी ना, यहां पर कोई वस्तु है तो मुझे बताओ विस्थापन कितना है, शून्य, क्योंकि यहां पर कोई विस्थापन नहीं है। इस जो माध्य स्थिति में जो वस्तु है इसने कोई गति नहीं की तो विस्थापन 0। वेग सर्वाधिक होगा, क्यों, क्योंकि इसको आपने तान कर छोड़ा हुआ है तो इसमें वेग क्या होगा, उस समय सर्वाधिक होगा। त्वरण और बल 0, क्यों, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, अभी वेग में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहां से आपने खींचकर छोड़ा है ना, तो इस स्थिति में पहुंचने पर इसमें ऊर्जा सर्वाधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा इसमें न्यूनतम होगी। क्यों, गतिज ऊर्जा जब अधिकतम होगी तो स्थितिज ऊर्जा ऑब्वियसली बात है क्या होगी, न्यूनतम होगी। जब चरम अवस्था पर पहुंच जाए, जब कण को खींचकर आपने यहां ले आए, यहां आने के बाद क्या होगा, विस्थापन यहां पर सर्वाधिक होगा क्योंकि इस स्थान से यहां पहुंच गया है तो विस्थापन सर्वाधिक होगा। वेग क्या होगा, शून्य होगा। वेग शून्य क्यों होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहां पर ये वस्तु पहुंचने पर यहां पर पहुंच गई तो वापस जाएगी, मतलब यहां वेग शून्य होगा। त्वरण अधिकतम होगा क्योंकि वेग में यहां पर परिवर्तन, यहां से स्पीड से आई यहां आके रुक गई, यानी वेग शून्य हो गया, यानी वेग में परिवर्तन हुआ है, मतलब त्वरण शून्य नहीं है, त्वरण अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी क्योंकि यहां पर गति करना ये कण बंद कर देता है, अभी वापस जाएगा, यानी स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या होगी, अधिकतम होगी। तो ये कुछ फैक्टर आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। कोई कण, सीधी सी बात है, कोई कण है और एक सीधी गति में चल रहा है तो सरल आवर्त गति है। और आवर्त गति मतलब निश्चित समय बाद कोई अपनी स्थिति को दोहराए, यानी कण माध्य स्थिति के इर्द गिर्द निश्चित समय अंतराल पश्चात अपने पथ को दोहराता है। दोलन छोटे छोटे होते हैं। वर्ताकार पथ में जो गति होती है ना, ध्यान रखिएगा वो कौन सी गति होती है, आवर्त गति होती है, मतलब निश्चित समय बाद अपने पथ को क्या करता है, वो दोहराता है। तो वर्ताकार पथ में कैसी गति होती है, आवर्त गति होती है। वर्तीय गति यानी किसी वर्त में कोई वर्तीय पथ के पर कोई कण चल रहा है तो इस चक्कर लगाने में जो गति होती है वो क्या होती है, वर्तीय गति होती है। दूरी क्या होती है इसमें, 2πr, क्यों, क्योंकि परिधि की दूरी तय करता है, तो वर्त की कितनी परिधि होगी वही उसकी क्या होगी, सीधी सी बात है, दूरी होगी। आवर्तकाल मतलब इसको कितने समय में पूरा किया, उस आवर्तकाल को टी बोलते हैं। और टी क्या हो गया, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है साहब, 2πr, और चाल कितना है, कितना समय में तय करता है। जब वर्ताकार पथ में कोई कण चल रहा है तो उसकी चाल नियत होती है, वेग की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। ये कुछ फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। घूर्णन गति, अपने अक्ष के सापेक्ष कोई गति कर रही है तो वापस क्या है, लट्टू पृथ्वी का अक्ष पर और प्लेट में जो यदि कोई थाली है उस थाली के बीच में आपने कील डाल दी, थाली को चारों ओर घुमा रहे हो, घूर्णन गति है वो। पंखा घूम रहा है, घूर्णन गति है। कंपन गति, जब किसी में ऊर्जा ज्यादा हो जाए तो कंपन करना कण शुरू कर देता है, तो ये कैसी कंपन गति है। दोलन गति में आवर्ती कम होती है, कंपन गति में आवर्ती अधिक होती। आवर्ती का मतलब होता है प्रति सेकंड कितने चक्कर तय करता है, मतलब इस ये पूरा का पूरा टी है माना कि, या आवर्तकाल है या लैम्डा है, तो इसमें कितने कंपन, इस टी में कितने कंपन या फिर कितने चक्कर तय करता है,
तो प्रति सेकंड तय किए गए चक्कर को बोलते हैं आवर्ती, और आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। तो जो दोलन गति होती है, मतलब ये जो कण लटका हुआ है इसके इर्द गिर्द गति कर रहा है, उसे दोलन गति कहते हैं। तो इसकी आवर्ती कम होती है, जबकि जो कंपन गति होती है, यानी कंपन किए हुए कण में आवर्ती बहुत ही अधिक होती है, चक्कर करने की संख्या प्रति सेकंड क्या होती है? ज्यादा होती है। आयाम किसे कहते हैं? माना कि कोई कण कंपन कर रहा है और इस प्रकार से कंपन हुआ, तो ये जो इसके बीच से अधिकतम दूरी है, ये क्या है? आयाम है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम है। आवर्तकाल एक चक्कर या दोलन में लगा समय। आवर्ती प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। आवर्ती का सूत्र होता है एक n बराबर आवर्ती और 1/t, t का मतलब आवर्तकाल। ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। आवर्ती का मात्रक 1/सेकंड या हर्ट्ज। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।